हेलो एवरीवन, टेक्स्ट नई क्लासरूम में आपका स्वागत है। और आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के सबसे अंत लेक्चर में पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा। क्विक रिवीजन के साथ आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम कैथोड रे से। कैथोड रे में क्या हुआ था, आपने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया था और उसमें क्या है, एनोड एंड कैथोड होने के बाद क्या हुआ था, कैथोड से रे निकलता हुआ दिखा और उसे कैथोड रे बोला गया। ये काम किया था जूलियस प्लक्कर ने। आफ्टर दैट थॉमसन ने सेम सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इलेक्ट्रॉन का खोज किया एंड आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास पता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, रुदरफोर्ड ने न्यूक्लियस के बारे में बातें करी कि भैया न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो दिख रहा है पर कुछ और पार्टिकल है जो दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। तो उसके बारे में किसने खोजा, उसके ही उनके ही शिष्य दैट इज जेम्स चैडविक ने क्या न्यूट्रॉन के बारे में पता लगाया, ठीक है। न्यूट्रॉन की जब पता लग गया तो अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, तो एटॉमिक मॉडल्स आने शुरू हो गए। एटम के बारे में बताना सबने शुरू किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर बताना शुरू किया। सबसे पहले थॉमसन ने बताया प्लम पुडिंग मॉडल, गलत हो गया। रुदरफोर्ड ने बताया न्यूक्लियर मॉडल, करेक्ट। न्यूक्लियर मॉडल क्या था कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर जो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। काफी हद तक सही रहा। ये उन्होंने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के आधार पे बताया था। फिर इस मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, ताकि इसको डिस्कार्ड इसलिए किया गया क्योंकि हमारे पास एक नया मॉडल आया, दैट इज थॉमसन मॉडल। लिमिटेशन भी आप पढ़ते जा रहे हैं, नहीं लिमिटेशन भी याद रखेंगे। थॉमसन मॉडल में क्या था, थॉमसन काफी अच्छा मॉडल रहा, काफी दिन तक ये चला मॉडल। और इसमें आपने इलेक्ट्रॉन जो क्या था वो ऑर्बिट में घूम रहा था, ऐसा बताया गया बोर्स के द्वारा। और उस इलेक्ट्रॉन को बोला गया कि वो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट एनर्जी लेवल में है। एनर्जी लेवल की बात हो गई। एनर्जी लेवल के बाद वो जो ऑर्बिट हैं, ऑर्बिट का रेडियस, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, उस पार्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इस सब के बारे में बात की। तो क्या क्या था बताइए, एनर्जी की बात की जो क्या था, इज इक्वल टू -13.6 इंटू 10 टू द पावर 13.6 इंटू क्या था, इजेड स्क्वायर बाई एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। इसकी बातें भी आपने करी थी, करेक्ट, इसकी बातें हमने करी थी। फिर वेलोसिटी, फिर रेडियस, इनकी बातें करी थी। इसके बाद हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन एंड इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम एट द सेम टाइम आप पता नहीं कर सकते। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू find the exact position and exact momentum of an electron। उससे पहले हमने क्या प्लैंक्स थ्योरी भी देखी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं वो क्या होता है, वो पार्टिकल नेचर का होता है, वो फोटोन के रूप में आता है। वो वहीं से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की भी बातें की जा सकती है कि जो फोटोन्स हैं वो क्या आएंगे, मेटल सरफेस पे आके अपनी सारी एनर्जी दे देंगे और वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब हमने आगे हाइजेनबर्ग से पहले क्या बात करी थी, आप डी ब्रोई वेवलेंथ की बात करी थी। ये जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी मैटर हैं, सबके पास वेव प्रॉपर्टी है। वेव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी सबके पास वेवलेंथ होगा, ठीक है। जब वेव प्रोपगेट होता है तो वेवलेंथ होता है, और वेवलेंथ हर मैटर के पास होगा जो जिसके पास अपनी वेलोसिटी है। ये किसने बोला, डी ब्रोई ने बताया। और उन्होंने क्या बताया कि लैम्डा इज इक्वल टू h बाई m इंटू वी, या h बाई क्या था, अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ये भी हमें समझ में आया था। इसके बाद क्या समझ में आया, इसके बाद क्वांटम मैकेनिकल मॉडल या वेव मैकेनिकल मॉडल की बात की गई। उसमें क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, देन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर की बात की गई। ये क्या थे, ये पोस्टल एड्रेस थे किसी भी इलेक्ट्रॉन को। अगर आपको एटम में इलेक्ट्रॉन के बारे में पता करना है तो आपको क्वांटम नंबर दे दिए जाएंगे। फिर बाद में हमने देखा कि वी हैव समथिंग कॉल्ड हुंड्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कुछ तीन जो रूल थे उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। ये रूल क्या बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फिलिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे होगी। n+l रूल के बारे में जाना था कि n+l रूल के अनुसार ही इलेक्ट्रॉन फिल होता चला जाएगा। अगर n+l रूल में बराबर हो गया, n+l की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गई, तो जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन, वो उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होगी।
ये क्या था, प्रॉपर समरी था। अगर आप ऑर्बिटल्स की बात कर रहे थे तो ऑर्बिटल जो एस ऑर्बिटल होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। अगर पी ऑर्बिटल वो डंबल शेप का होता है, वो 3 डायरेक्शन में होता है, एक्स में, वाई में और इजेड एक्सिस में। देन डी की बात की तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन डी एक्स वाई, देन डी जेड एक्स, देन डी वाई एक्स एंड द लास्ट वन इज डी इजेड स्क्वायर। डी इजेड स्क्वायर में क्या था, एक हमारा रिंग जैसा बन रहा था। करेक्ट, ये सारी बातें हमने देखी थी। ओके, अब क्या है, अब हम सीधा प्रॉब्लम पे चलते हैं। धड़ाधड़ बहुत सारे प्रॉब्लम हम करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉब्लम लिखिए। The mass charge ratio of a positive ion. The mass charge ratio of a positive ion is the mass charge ratio of a positive ion is 1.97 into 10 to the power minus 7 kg per coulomb. क्या है, मास टू चार्ज रेशियो गिवन है। क्या है मास टू चार्ज रेशियो, 1.97 into 10 to the power minus 7 kg per coulomb. Calculate the mass of a atom. Calculate the mass of a atom. ये a atom है, इसका mass to a positive है, इसका mass to charge ratio is given as like this. Calculate the mass of a atom. ये a positive है, इसका क्या मतलब है, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 1 पॉजिटिव चार्ज है। क्या होता है, 1 पॉजिटिव चार्ज मतलब 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Everybody knows mass by charge, and this charge we know 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. That is equal to 1.97 into 10 to the power minus 7. So mass is equal to क्या हो जाएगा, 1.6 into 10 to the power minus 19 into 1.97 into 10 to the power minus 7 and that is equal to क्या होगा, 1.97 को आप 2 बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। So this is 3.2 into 10 to the power कितना हो जाएगा बताइए, ये 19 और 7 है, so minus 26 kg। तो जो भी A है, A एटम का मास क्या हो जाएगा, 3.2 into 10 to the power minus 26 kg। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। Which of the following is isoelectronic with N2O? आइसोइलेक्ट्रॉनिक की बात करना पसंद करता है। ठीक है, ऑप्शन ए NO, ऑप्शन बी N2O5, ऑप्शन सी CO2, ऑप्शन डी CO। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो सिंपल सी बात है, N2O 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा 7 + 7 14 + 8 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन्स की बातें करना है। सर्च कीजिए कितने, कौन है जिसमें 22 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ही नाइट्रोजन 1 ही ऑक्सीजन, ये बराबर होगा क्या, नहीं बराबर होगा, कोई भी सोचना ही नहीं था इसमें। एक नाइट्रोजन तो घास चले चला गया है, तो जब वो है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां से होगा। यहाँ पे देखा 2 नाइट्रोजन बहुत अच्छी बात है, पर क्या यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे भंडारा हो गया, इलेक्ट्रॉन गया, ये भी नहीं। ठीक है, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के एटम आ गए हैं। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे 2 नाइट्रोजन 1 ही कार्बन, कहां से काम चलेगा भैया, क्या 6 + 8 टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, 8 + 8 16 + 6 कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या हो जाएगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा N2O के साथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न हो गया सारे लोग। ठीक है, अगला प्रश्न लिखिए। AIR ऑल इंडिया रेडियो सर्विस ऑन विविध भारती। AIR service is transmitted on 219 meter band.
चलिए अगला प्रश्न लिखिए। इफ 10 to the power minus 17 joule of energy, if 10 to the power minus 17, 10 to the power minus 17 joule energy, 10 to the power minus 17 joule energy is needed by the interior of human eye to see the world. Human eye to see the object or world. 10 to the power minus 17 joule of energy is needed by the interior of human eye to see the object. Calculate the number of photon. Calculate the number of photon of green light needed to see the object. Calculate the number of photons of green light. Calculate the number of photons of green light to see the object. इन्होंने क्या दिया है, लैम्डा वैल्यू गिवन है ग्रीन लाइट की कितनी, 550 नैनोमीटर। इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बड़ा ही आसान तरीका है। दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड। आपको क्या पता है, एक फोटोन की एनर्जी कैसे पता करेंगे, एक फोटोन की एनर्जी इस लैम्डा से वी हैव E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। सो एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो जाएगा, वैल्यू जल्दी से पुट करते हैं, 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 550 नैनोमीटर चेंज इनटू मीटर, सो -9। ठीक है, तो ये 550 है, यहां से आप इसको और क्या कर सकते हो, -8 कर सकते हो। ये 5 बार में गया, ये कितने बार में गया, ये 0.6 बार में गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। सो 6 इंटू 3 क्या है, जिससे कितना हो जाएगा 1.8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू यहाँ पे 8 है, ये 8 ऊपर चला गया 16 हो गया, तो कितने बचेंगे बताइए जल्दी से, 10 टू द पावर -34 और प्लस 16 है, तो कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। दिस इज द जूल, करेक्ट, दिस इज द जूल। दिस इज द एनर्जी ऑफ एक फोटोन, एक 1.8 लेट अस राइट इज, आप क्या बोल सकते हो 18 कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज 3 let us take 6 into 10 to the power -2, right, 10 to the power -19 जूल। कितने फोटोन का, एक फोटोन का। तो जिस मच एनर्जी में कितने फोटोन होंगे बताइए 10 to the power -17 में, सो 10 to the power -17 डिवाइड बाय क्या होगा 3.6 इंटू 10 to the power -19, सो क्या होगा 100 बाय 3.6, दिस मच फोटोन आ जाएगा। उसके नियर होल नंबर पे चले जाइए और आंसर ले, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे क्या, अगला प्रॉब्लम लिखेंगे, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, calculate the number of proton emitted by, calculate number of proton emitted in 10 hours. Calculate number of proton emitted in 10 hours by a 60 watt sodium lamp, by a 60 watt sodium lamp. $60 वाट सोडियम लैम्प, और जो लैम्डा वैल्यू गिवन है, लैम्डा वैल्यू गिवन है, प्रॉब्लम वी आर सॉल्विंग राइट नाउ, लैम्डा वैल्यू इज गिवन एज 5893 एंगस्ट्रॉम। ओके, 60 वाट बल्ब है एंड 10 आवर्स में पूछ रहा है क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स। ऐसे प्रॉब्लम को कैसे करें, 60 वाट का मतलब है 60 जूल पर सेकेंड। ओके, 60 जूल पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी खर्च हो रही है, तो इतने घंटे में कितनी एनर्जी खत्म हो रही है, 1 सेकेंड में 60 जूल, तो 10 का मतलब क्या है 36 0,
इंटू 10 में कितनी हो जाएगी 6 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कंज्यूम की जा रही होगी, खत्म हो रही होगी। ओके, ये तो एनर्जी पार्ट है। अब फोटोन की बात करते हैं। एक फोटोन की एनर्जी क्या है? सेम E इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा। ठीक है, वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 एंड 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय क्या है? वी हैव 5893, so 5893 into 10 to the power minus 10. Okay. So 5, इसको आप 6 भी लिखना पसंद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कटम पट्टी हो जाएगा। हम चाहें तो इसको 6000 लिख दें तो क्या हो जाएगा? देख लीजिए कैसे कैसे कट्टा पट्टी होगा। ये 3 जीरो गया, यहां से भी 3 जाएगा, ये 5 में बदल जाएगा। एक बार में 2 यहां गया, ये क्या हो जाएगा? 3.3 हो गया। सो अप्रोक्सीमेशन किया हमने 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल आया। माइनस 19 जूल आया क्या? एक फोटोन का। सेम प्रोसेस 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल एक फोटोन का है। तो बताइए इतने जूल में कितना फोटोन होगा? यानी कि 6 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल में कितना फोटोन? सो क्या होगा बताइए? 6 इंटू 36 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइड बाय 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये ऊपर चला जाएगा, कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ओके, सो इस तरीके से आप आराम से प्रॉब्लम बना सकते हैं। अगला लिखिए। If velocity of electron in first orbit of hydrogen atom is v, if velocity of electron in first orbit of hydrogen atom is v, calculate the velocity of electron in third orbit of helium ion। थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। ओके, आई थिंक दिस प्रॉब्लम हैज बीन डन ना। ये प्रॉब्लम तो कर चुके थे, इसका भी वैल्यू v आया था। याद है क्या आप लोगों को? अपने नोट्स को पलट के देखिए, डिटो सेम क्वेश्चन हमने कर लिया था, v आया था। हाँ, चलिए इसको करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर ये देखिए, चलिए अगला प्रॉब्लम है। इफ r1 is the radius of first orbit of hydrogen atom, if r1 is the radius of first orbit of hydrogen atom, then find radius of second, third, fourth orbit। रेडियस ऑफ सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। सो क्या है? रेडियस r1 गिवन है। क्या है? r1 इज द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बताना है? r2 बताना है, r2 बताना है, r3 बताना है, r4 बताना है, टर्म्स ऑफ r1 के टर्म में आपको बताना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस? 0.529 क्या होता है? n स्क्वायर बाई z एंगस्ट्रॉम। करेक्ट। लेट अस टेक r1 by r2, नॉट टॉकिंग अबाउट दिस वन, जनरल r1 by r2 क्या होगा? 0.0529 n1 स्क्वायर by z1
0.0529 and 2 square by Z2। यहाँ पे बात हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन की कर रहे हैं। सो Z1 इज इक्वल टू Z2। सो दोनों गायब हो गए, हटा देते हैं दोनों को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो अगर R2 निकालना हो तो क्या निकालेंगे, ये भी कैंसिल हो गया। सो R2 निकालना हो तो क्या होगा, R1 इंटू N2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। क्या हम इसकी हेल्प से हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां से बात करते हैं। R2 इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इंटू N2 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। क्या है, R1 इज N2 स्क्वायर क्या होगा, N2 की वैल्यू 2, सो 2 स्क्वायर दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। सो क्या होगा, R1 4R1 क्या हो जाएगा, ये 4R1। R2 की बात करते हैं तो 4R1। R3 की बात करेंगे, R3 इज इक्वल टू R1 N3 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N3? 3। N3 का मतलब थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है। सो 3 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर दैट इज 9R1। सिमिलरली R4 की बात कर रहा है, क्या होगा बताइए, R4 R1 इंटू N4 स्क्वायर बाय N1 स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ N4? 4 बाय 1 स्क्वायर, सो 16R1। सो R1 के टर्म्स में क्या है, आपके डिफरेंट रेडियस निकल कर आ गए। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व हमने कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। The shortest wavelength of in hydrogen spectrum, shortest wavelength in hydrogen spectrum of Lyman series with RH value is given as 109678 per centimeter। ठीक है, so shortest wavelength बताइए कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगा, किस आधार पे आप बोलोगे ये शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है। लाइमन सीरीज का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन सुदूर क्षेत्र से n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा होगा। किस पे, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा होगा। फिर और क्या मैंने बोला था, E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा। इन्होंने बोला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम हो। जब वेवलेंथ की वैल्यू सबसे कम होगी तो एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। ओके, एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, और एनर्जी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी तभी जब एनर्जी सुदूर क्षेत्र इंफिनिटी से कहीं ना कहीं से आ रहा हो। यानी कि क्या समझ में आया, एनर्जी कहां से आ रहा है, एनर्जी आ रहा है n इज इक्वल टू इंफिनिटी से आ रहा है। अब कहां पे आएगा ये भी तो पता चलना चाहिए, n इज इक्वल टू इंफिनिटी से कहां पे आ रहा है। तो क्वेश्चन ने बोला कि फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब ही है कि जो भी ट्रांजिशन हो इलेक्ट्रॉन का वो 1 पे हो, यानी कि कहां पे पहुंच रहा है, n इज इक्वल टू 2 से n2 की वैल्यू n1 की वैल्यू क्या है 1 है। तो आराम से कर सकते हो, क्या है 1 बाय लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, Rz क्या होता है 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू Z स्क्वायर। करेक्ट, यही तो फॉर्मूला था। तो Z की वैल्यू क्या है, हाइड्रोजन यानी कि 1, n2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 2, तो क्या हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 1 हो जाएगा। एंड व्हाट यू आर गेटिंग, Rz की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 109। द वैल्यू इज गिवन एज व्हाट वैल्यू वी हैव 109,678, करेक्ट 678 पर सेंटीमीटर। तो आप आराम से यहां से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। इस प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं कि लाइमन सीरीज में, ब्रैकेट सीरीज में ऐसे लाइंस आ रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, लाइन ड्रॉ कर लो। तो लाइन ड्रॉ कर, लाइमन का मतलब है कि एक पे आना चाहिए, करेक्ट।
सिंस ये सबसे शॉर्टेस्ट है, मतलब कि सुडो इंफिनिटी से आ रहा होगा, तब मैंने सोचा कि ये इंफिनिटी से किस पे आ रहा है, n इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व आराम से कर सकते हो। अगला प्रॉब्लम देखेंगे। Calculate the wavelength of first line of Balmer series. First line of Balmer series in hydrogen spectrum. First line of Balmer series in hydrogen spectrum. मैंने बोला किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। सो फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज पता कीजिए कौन सा होता है। तो आप ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले बाल्मर सीरीज की बात कर रहे नहीं, तो बाल्मर सीरीज का मतलब निश्चित है n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा होगा, तभी तो बाल्मर सीरीज हो गया। n इज इक्वल टू 2 पे आ रहा होगा। फिर एक ये ड्रॉ करते हैं, एक ये ड्रॉ करते हैं, ये ड्रॉ करते हैं। पहला लाइन यहाँ से आ गया। फर्स्ट लाइन की तो बात कर रहा है, यानी कि n इज इक्वल टू 3 से n इज इक्वल टू 2 का ट्रांजिशन हो रहा है। काम खत्म, दो चीजें मिल गई। अब आप आराम से क्या बताना है इनको, ये कोई कैलकुलेट वेवलेंथ, तो सेम फार्मूला 1 by लैम्डा इज इक्वल टू r z 1 by n2 स्क्वायर माइनस 1 by n स्क्वायर इनटू z स्क्वायर। तो यहां से भी आप आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, देन same, a ball weigh 25 gram, moves with a velocity 6.6 into 10 to the power 4 centimeter per second. Find out the de Broglie wavelength. So एक बॉल है, बॉल का मास क्या है 25 ग्राम, बॉल की वेलोसिटी क्या है 6.6 into 10 to the power 4 centimeter per second. Find out lambda value, de Broglie wavelength। तो कैसे निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h by m into v। h की वैल्यू 6.6 into 10 to the power minus 34 जूल into सेकेंड ऐसा यूनिट, डिवाइड बाय 25 है, 25 को केजी में बदलिए 10 to the power minus 3, 6.6 into 6.6 into 10 to the power 4 है, बदलिए इसको मीटर में, so into 10 to the power minus 2। ओके, चलिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कट गया, फिर क्या होगा, यहाँ पे बचा 10 to the power 2, यहाँ गया 10 to the power minus 1, ऊपर प्लस में, so this is 10 to the power 33 minus 33 है। सो और बाहर निकाल लीजिए, सो 4 इंटू क्या हो जाएगा 10 to the power minus 31, आपका क्या आ जाएगा मीटर आ जाएगा। सो ये क्या आएगा 4 इंटू 10 to the power minus 31 आपका मीटर आ जाएगा। आप इसे सेंटीमीटर में लिखो, जिसमें भी लिखने का मानो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए, जो आपकी इच्छा करे वो कीजिए। ठीक है, ओके। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। व्हाट इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, क्या होता है बताइए, बताइए क्या होता है। L+1 इंटू L इंटू n बाई h/2π, यही होता है ना, करेक्ट। L, व्हाट इज L, L क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर। s इलेक्ट्रॉन्स या s ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। पुट 0 हियर, सो यू आर गेटिंग 0। सो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ L+1 into L into h/2π इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। सिंस आप बात कर रहे हो किसकी, s ऑर्बिटल की, उसका जो L वैल्यू है 0 होता है, पुटिंग 0 हुए यू आर गेटिंग 0 एज द आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पास ऑप्शन है 4 प्रकार का, उस ऑप्शन को देखेंगे। क्या है, which of the following represent the correct set of quantum number for 4d electrons। 4d इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सा क्वांटम नंबर सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए 4, 3, 2, +1/2। Always remember this is n value, L value, m value and s value।
बी ऑप्शन 4, 2, 1, 0, सी ऑप्शन 4, 3, -2, +1/2 एंड डी ऑप्शन 4, 2, 1, -1/2। तो आपको क्या 4d इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सो n की वैल्यू 4 हो गई और ये d है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। l की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। उसके बाद और क्या होगा बताइए, सिंपल है, कौन पता l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, सॉरी l की वैल्यू 2 हो जाएगी ना, d की बात कर रहे हैं, l की वैल्यू 2 हो जाएगी। कितने से कितने तक जा रहा है आपको पता है, S0 होता है, P1 होता है, D2 होता है, ठीक है, तो D2 होना चाहिए। सर्च कीजिए 4n2, 4n3 गलत हो गया, 4n2 सही हो गया, 4n3 गलत हो गया, 4n2 सही हो गया, यानी इस दोनों में से कोई एक होगा। फिर आगे बढ़े, S की वैल्यू स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, या तो +½ होती है तो -½ होती है। यहाँ पे देखिए 0 दे दिया भैया, ये तो अलग ही गलत है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से आप क्वांटम नंबर के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन, एन ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन हैविंग क्वांटम नंबर, क्या है क्वांटम नंबर गिवन है, n = 4, l = 3, m = 0 एंड s = -1/2। पूछ रहा है ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से ऑर्बिटल का है। ऑप्शन ए 3s ऑर्बिटल, ऑप्शन बी 3p ऑर्बिटल, ऑप्शन सी 4d ऑर्बिटल एंड द लास्ट वन इज 4f। तो दिस इज 4 है तो हमें समझ में आ गया प्रिंसिपल काउंटर 4 ही होना चाहिए। बट दिस l = 3, व्हाट इज l = 3, जब l की वैल्यू 3 होती है तो ये f होता है, तो ये 4f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, 4f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस चैप्टर के बाद जो मैं टेस्ट क्विज आज दे रहा हूं इसमें आपको सारे प्रॉब्लम्स मैं पूछ रहा हूं, तो क्विज देने से पहले जल्दी से आप नोट्स रिवाइज कर लीजिए, फिर क्विज अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, और क्विज देने के बाद देखिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके गलत हो रहे हैं। कोई भी चीज अगर अभी भी आपको डाउट है तो अभी आप तुरंत डाउट हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, डाउट आपके तुरंत खत्म कर देंगे। ओके, सो आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर से जरूर पूछिए, क्योंकि प्रॉब्लम कभी आपके पास कंफ्यूजन कभी रहना नहीं चाहिए। तो तुरंत चाहे पर्सनल पूछिए, चाहे आप ग्रुप पे पूछिए, चाहे आप डाउट फोरम में पूछिए, कैसे भी आपको डाउट क्लियर करना ही। ओके, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले नए लेक्चर में, तब तक के लिए मजे कीजिए।